Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start mathematics, grade 8. Chapter number 4, financial arithmetic. Compound proportion. We have learnt in previous grades that the equality of two ratios is called a proportion. हम अपनी previous classes में ये सीख चुके हैं कि जो equality of two ratios होती है उसको क्या हम कहते हैं? Proportion. If four quantities A, B, C and D are in proportion, then mathematically these are written as A ratio B proportion C ratio D. In fact, it is a relationship between two ratios A ratio B and C ratio D. Proportion is of two kinds. The first one is direct proportion and the second is inverse proportion. Direct proportion. The relationship between two ratios in which increase or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion. So students, direct proportion क्या होती है कि अगर हमारे पास दो quantities हों, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके इंक्रीज होने से जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. और इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो और सेकंड भी डिक्रीज हो, तो हमारे पास ये भी कौन सा प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ 12 eggs इज Rs 96, कि अगर 12 अंडों की कीमत 96 रुपीज है, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट विद Rs 80? तो आप बताएं कि 80 रुपए में हम कितने एग्स को खरीद सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें, पहले हमारे पास पैसे ज्यादा थे, 96 थे, ज्यादा पैसों में हमने ज्यादा अंडे लिए थे. अब हमारे पास पैसे क्या हो गए? कम. इट्स मीन हम अंडे भी कम लेंगे. अब आप देखिए, एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. मीन्स की सेम रिलेशन है कि एक फर्स्ट क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो सेकंड भी डिक्रीज होगी. इट्स मीन ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सोल्यूशन. We see that as the amount decreases, the number of eggs also decreases. So it is a direct proportion. तो इसीलिए जो बात मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि अगर हमारे पास पैसे कम हो रहे तो हम एग्स भी कम लेंगे. इस मीन हमारे पास कौन सा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो वही हमने यहाँ पर लिखा है. लेट द नंबर ऑफ एग्स. अब हमने यहाँ पर फाइंड ये करना था कि 80 रुपीज में हम कितने एग्स को खरीद सकते हैं, बॉट कर सकते हैं. तो वही नंबर जो हमने फाइंड करना, तो उसको सबसे पहले हम किसका नाम देते हैं? एक्स का नाम देते हैं. लेट द नंबर ऑफ एक्स बी एक्स. सो एक्स के हमने क्या कहा कि एक्स हमारे पास क्या है? एक्स है. अब आप देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करते हैं? वर्टिकल फॉर्म को. इन वर्टिकल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज. ओके, फर्स्ट लाइन बोली कि उसके बाद आप लिखें एक्स रुपीज. सबसे पहले हमारे पास कितने एग्स हैं? 12. और 12 एग्स हमने कितने रुपीज में लिए थे? 96 में. सेकंड में हमें गिवन है कि 80 रुपीज है हमारे पास. हमने एक्स को फाइंड करना है और एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है? लेट द नंबर ऑफ एक्स बी एक्स. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? एक्स. अब यहाँ पर आप देखें, जो भी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, मीन्स अब यहाँ पर हमने एक्स को फाइंड करना है, इसको हमेशा इसका एरो किस तरह से लगाना है? अपवर्ड की तरफ लगाना है. अब ये देखिए, आपको पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इट्स मीन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसका एरो भी हम कहाँ लगाते हैं? अपवर्ड की तरफ लगाते हैं. अब आप देखिए, हम इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जो हमारे पास लाइंस जहाँ से हम एरो स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं. जो हेड वाली वैल्यू होती है, मीन्स ये देखें जहाँ पर हेड है, इसके यहाँ पर सामने क्या है? 12. इसको हम डिनोमिनेटर लिखते हैं. सो वैल्यू किस तरह से लिखेंगे? x/12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इक्वल्स टू. देन इसके बाद जो सेकंड वैल्यू जो भी गिवन है, ये क्या है? 80/96. अब इसको आप सॉल्व करें, आपको जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो 12 यहाँ पर क्या हो रहा है? x के ये देखें डिवाइड है, तो नेक्स्ट जाकर मल्टीप्लाई होगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x किसके इक्वल आ जाएंगे? 10x. मीन्स के आप 80 रुपीज में 10x को बॉट कर सकते हो. ये जो ऊपर मेथड है हमारे पास, इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी मेथड ये है कि आप इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखें, देन इसको सॉल्व करें. इनवर्स प्रोपोर्शन. The relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional decrease in the second quantity and vice versa is called an inverse proportion. So students, inverse proportion में क्या होता है कि अगर एक quantity increase हो रही हो
तो दूसरी क्वांटिटी उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर फर्स्ट क्वांटिटी जो है अगर डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्या हो, इंक्रीज होगो। तो इस तरह को हम को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी के इंक्रीज होने से जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। बट इनवर्स में क्या होता है, अपोजिट होता है। फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 10 men have ration for 21 days in a camp. If 3 men leave the camp, ration be sufficient for the remaining men. So students, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने कहा अगर हमारे पास 10 आदमी थे, 21 दिन जो थे वो उनके पास कैंप में उनके पास 21 दिन का राशन मौजूद था। लेकिन अब क्या हुआ है, 3 आदमी उस कैंप को छोड़कर चले गए हैं। हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। अब हमने क्या बताना है, अब हमने ये बताना है कि हमारे पास जो राशन है वो कितना बचा है, रिमेनिंग मैन कितने आदमियों के लिए है। तो सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम जनरली हम डेटा लिख देते हैं, टोटल मैन 10, द मैन लीव द कैंप 3, रिमेनिंग मैन कितने, आपको पता है अगर 10 आदमी पहले थे, 3 चले गए तो उसमें से हमारे पास लेफ्ट कितने हैं, 7। वी सी दैट एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीजेस, अब हमारे पास आदमी क्या हो गए हैं, कम हो गए। द राशन विल बी सफिशिएंट फॉर मोर डेज, तो राशन क्या हो गया है, अब ज्यादा दिनों के लिए उनके पास रह गया। क्योंकि अगर पहला राशन फॉर एग्जाम्पल अगर 5 दिनों में खत्म होना था, 10 बंदों ने खा के, तो अब वो राशन कितना होगा, वो 7 बंदे खाएंगे तो राशन ज्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है वी सी दैट एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीजेस द राशन विल बी सफिशिएंट फॉर मोर डेज, मीन्स डेज इंक्रीज, सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप देखें एक चीज डिक्रीज हो रही है और दूसरी इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इन वर्टिकल फॉर्म वी कैन राइट एज, सबसे पहले हम जो चीज हमने फाइंड करनी उसको एक्स का नाम दे देते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। सो वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे मैन डेज, पहले कितने आदमी थे, 10 आदमी थे और डेज कितने थे, 21। फिर हमारे पास 7 आदमी थे बट डेज क्या है हमने फाइंड करने। जो भी चीज हम फाइंड करते हैं उसका एरो हम हमेशा कहाँ लगाते हैं, अपवर्ड की तरफ। बट ये हमारे पास कौन सा रिलेशन, हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम एरो को डाउनवर्ड करते हैं, सो ये हमारे पास डाउनवर्ड है। अब आप देखें फर्स्ट रिलेशन माने इसको ऐसे लिखेंगे x बाई 21, जहां से हम एरो को स्टार्ट लेते हैं वहां से लिखते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन, इट्स मीन हमने कहां से लिखने, देखें एरो हम यहाँ से स्टार्ट करें, सो लिखेंगे 10/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 30 डेज। सो जो राशन है यानी जो फूड है वो कितनी विल बी सफिशिएंट है, thus the ration food will be sufficient for 30 days. Definition of a compound proportion. The relationship between two or more proportion is known as compound proportion. So दो या दो से ज्यादा proportions के दरमियान में जो relationship होता है उस relationship को हम क्या कहते हैं, compound proportion. Solve real life problem involving compound proportion, partnership and inheritance. First, A. Compound proportion. The procedure of solving questions relating to the compound proportion is illustrated below the with the help of examples. So students, compound proportion को डिस्कस करने के लिए उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम एग्जाम्पल 3 को देखेंगे। If 35 laborers dig 805 cubic meters of earth in 5 hours, how much of the earth will 30 laborers dig in 6 hours? तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा अगर हमारे पास 35 लेबर्स हैं वो अर्थ को खोद रहे हैं, 805 क्यूबिक मीटर्स हमारे पास अर्थ को 5 घंटों में खोद रहे हैं। तो आप ये बताएं अगर हमारे पास 30 लेबर हो जाएं तो वो 6 घंटों में कितनी अर्थ को यानी कितने जमीन को कितना खोद लेंगे। सोल्यूशन, एज द नंबर ऑफ लेबरर्स डिक्रीज। अब आप देखें पहले लेबरर्स हमारे पास कितने थे, 35, बट अब हमने दूसरी बार लेबर्स कितने रखे, 30। The earth dug will also decrease. जो अब अर्थ जो हम खोदेंगे मीन्स के जो जमीन को खोदने का काम है, अगर बंदे कम है तो वो जमीन भी कम खोदेंगे। सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप देखिए अगर लेबर्स कम हुए हैं तो जमीन की खुदाई का जो काम था वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। मीन्स के हम कम बंदे कम काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मीन्स के एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। सो इस मीन ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट
प्रोपोर्शन एज द वर्किंग टाइम इंक्रीज। बट यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, एक काम हुआ है कि टाइम पहले 5 आवर्स था, बट अब हमारे पास वर्किंग टाइम क्या हुआ है 6 आवर्स, मीन्स के टाइम हमारे पास इंक्रीज हुआ है। द अर्थ डग विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इस तरह से हम जमीन की जो खुदाई का काम होगा वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आपको पता है अगर टाइम ज्यादा किए तो इट्स मीन हम काम ज्यादा कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोर्शन है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले है लेबरर्स, देन हॉर्स एंड अर्थ मीटर क्यूबिक मीटर में हमें गिवन है ये। सबसे पहले हम लेबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है 35 और देन 30। हॉर्स कितने थे, पहले 5 देन 6, और अर्थ क्या है 805, और हमने लास्ट पे जो खुद फाइंड करनी उसको लिखा x। सबसे पहले लिखें लेट द अर्थ डग बी x मीटर क्यूब। अब आप देखें जो चीज हमने फाइंड करनी है उसके साथ हम हमेशा कौन सा एरो लगाते हैं, अपवर्ड की तरफ। अब आप सबसे पहले अर्थ को और लेबरर्स को कंसीडर करें। आप थोड़ी देर के लिए हॉर्स को भूल जाएं, आपको ये बिल्कुल भी याद ना रखें कि आपके पास ये चीज गिवन है। आप जस्ट इन दो को देखें और इनका रिलेशनशिप फाइंड करें कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आप देखें अगर हमारे पास 35 बंदे थे, ठीक है, उन्होंने 805 क्यूबिक मीटर को जमीन को खोदा है। अब हमारे पास बंदे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। इट्स मीन हम जमीन की खुदाई का काम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इट्स मीन अगर एक के डिक्रीज होने से दूसरी भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो हम कैसे लगाते हैं, अपवर्ड की तरफ। क्लियर है ये बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेबरर्स को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं हॉर्स को और अर्थ को कि कितने घंटों में कितना काम किया गया, कितनी जमीन की खुदाई की गई। पहले हमारे पास थे 5 घंटे, उसमें हमने 805 क्यूबिक मीटर अर्थ की खुदाई की गई। अब हमारे पास क्या है, घंटे हमने क्या कर लिए हैं, ज्यादा कर लिए। इट्स मीन अर्थ की जो खुदाई का काम होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और सेकंड क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट्स मीन ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और यहाँ भी आपने एरो क्या लगाना है, अपवर्ड की तरफ। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम फाइंड करते हैं पहले हम उसको लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 805 इक्वल्स टू कोई भी इन दो, ये जो लेबरर्स और हॉर्स होती हैं इनमें से जो भी आप पहले लिखना चाहें। आपको पता है जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां से लिखते हैं 6/5 मल्टीप्लाई। जब दो कंपाउंड रिलेशनशिप आता है, इसमें आपको पता है दो से ज्यादा के ऑपरेशंस को, प्रोपोर्शंस को हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 30/35। इन वैल्यूज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 828 क्यूबिक मीटर। thus 828 मीटर क्यूब अर्थ विल बी dug। Exercise 4.1 Question number 1 13 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? So students question number 1 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर एक सड़क है उसको रिपेयर करने के लिए 30 मैन की हमें जरूरत है। 30 मैन जो हैं 56 डेज में और 6 हॉर, यानी कि हर पहले वो 56 डेज में अपने काम को कंप्लीट करते हैं, और वर्किंग कितनी करते हैं, यानी कि दिन में 6 घंटे वो काम करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैन को इंक्रीज कर रहे हैं और काम को भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स के वर्किंग जो टाइम है उनका, वर्किंग पीरियड जो है वो हमने 6 घंटे से क्या कर दिया है, 7 घंटे कर दिया है। अब आप ये बताएं कि कितने दिनों में वो 45 आदमी 7 घंटे रोजाना काम करके उस रोड को रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है हम उसको किसका नाम दे देते हैं, x का नाम देते हैं। हमारे पास 3 चीजें गिवन है, मैन, डेज एंड आवर्स। सबसे पहले आदमी कितने हैं, 30 आदमी थे, 56 डेज थे, और कितने घंटे काम करते थे, 6 घंटे काम करते थे। उसके बाद हमारे पास आदमी कितने हैं, हमने आदमियों को इंक्रीज किया, 45 आदमी हैं। डेज हमने फाइंड करने हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है x, और घंटे क्या है 7। सबसे पहले जिस रिलेशन को, जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना उसका एरो हम किस तरह से उस लिखते हैं, ऊपर की तरफ। तो इसका हमने डायरेक्ट इसको हमने कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। अब आप देखें मैन और डेज में, आप देखें अगर हमारे पास पहले 30 आदमी थे वो 56 दिन में काम कंप्लीट करते थे, अब हमारे पास आदमी क्या हो गए, ज्यादा हो गए, 45 हो गए, तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास आदमी क्या है, ज्यादा है। मीन्स कि अगर आदमी ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो वर्क आपको पता है जल्दी मुकम्मल करेंगे। अगर 30 आदमी 56 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, तो जब 45 आदमी हैं तो वो क्या करेंगे, कम डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इट्स मीन आप देखें अगर मैन इंक्रीज कर रहे हैं तो डेज हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा रिलेशन प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम एरो को डाउनवर्ड करते हैं। उसके बाद आप देखें डेज और घंटों में देखें तो आपने क्या किया है, पहले 56 डेज थे जिसमें हॉर कितने थे, 6। अब हमने डेज को फाइंड करना है, बट हमने जो डेज हैं और सॉरी जो घंटे हैं उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब हमने क्या किया है, घंटे हमारे पास 7 होंगे और डेज हमारे पास क्या होंगे, डेफिनेटली हमारे पास डेज जो हैं वो कम ही होंगे। इस मीन ये भी हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले x/56 इक्वल्स टू 30/45 मल्टीप्लाई बाय 6/7। x/56 एज इट इज 6 और 30 को मल्टीप्लाई करें, 45 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 6 और 30 को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 180। 7 मल्टीप्लाई बाय 45 विच इज इक्वल टू 315। 56 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 315। इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 32 डेज के इक्वल। इट्स मीन जब हमारे पास 45 मेन होंगे और रोजाना वो 7 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में वो रोड रिपेयर हो जाएगी, 32 डेज में वो रोड रिपेयर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, if 60 women spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या डिस्कस कर, हमने कहा अगर हमारे पास 60 औरतें हैं जो दिन में 8 घंटे काम करती हैं और वो 48 kg ऑफ कॉटन को स्पिन करती हैं, मीन्स के बुनना आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो जो कोई भी शे होती है उसको धागे की शक्ल दे देती हैं। ओके, 48 kg ऑफ कॉटन को धागे की शक्ल में देते हैं। तो आप ये बताएं हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन, कि अगर हम औरतों को डिक्रीज कर दें तो 30 औरतें जो हैं अगर दिन में 12 घंटे वही काम करें तो कितना कॉटन जो है वो स्पिन करेंगे। सोल्यूशन, लेट द वेट ऑफ कॉटन, सबसे पहले हम कॉटन के वेट को लेट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। वर्टिकल फॉर्म में हम लिखते हैं वुमेन कॉटन हॉर्स। वुमेन कितनी है, 60, कॉटन कितना था 48 और घंटे कितने थे 8। दूसरी बार हमारे पास औरतें कितनी हुई 30, कॉटन हमने फाइंड करना है और घंटे कितने हैं 12 हैं। आपको पता है जो भी हम फाइंड करते हैं उसका एरो हम हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब आप देखें अगर हमारे पास औरतें क्या हुई हैं, कम हुई हैं, औरतों के कम होने की वजह से कॉटन का जो बुनने का, फॉर एग्जांपल अगर वो कपड़ा कोई भी शे है जिसको वो किसकी करी, किसी भी शे को धागे में देना, धागे में कर रही है, तो अगर औरतें कम है तो वो काम भी क्या होगा, कम होगा। इट्स मीन वो कॉटन का जो वेट है अगर पहले 48 करी तो अब क्या होगा, कम होगा। फर्स्ट क्वांटिटी के डिक्रीज होने से सेकंड क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इट्स मीन ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट में हम एरो हमेशा अपवर्ड की तरफ लगाते हैं। नेक्स्ट आप देखें घंटे, कॉटन पहले 48 था और घंटे हमारे पास 8 थे, लेकिन अब हमारे पास घंटे तो हमने इंक्रीज कर लिए हैं। अब आप देखें तो अगर घंटे इंक्रीज किए तो कॉटन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर 8 घंटे में हम 48 कॉटन जो था उसको स्पिन कर लेते थे, तो अब हमारे पास क्या है 12 घंटे में हम कॉटन को ज्यादा स्पिन कर लेंगे। मीन्स के हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए एरो हमने ऊपर की तरफ लगाया है। x/48 इक्वल्स टू 30/60 12/8 और दरमियान में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। इनको जो वैल्यूज कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और अदरवाइज जो कैंसिल नहीं हो रही उनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो x/48 इक्वल्स टू 3/4 मीन्स कि हमने इन वैल्यूज को क्या किया है, कैंसिल किया है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया है, 3/4। x इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 48। यहाँ पर 48 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। सो x इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 kg। इट्स मीन अगर हमारे पास 30 वुमेन्स हों और 12 आवर दिन में रोजाना काम करें तो वो हमारे पास कितने केजी कॉटन को स्पिन कर सकती हैं, 36 kg। क्वेश्चन नंबर 3, if the price of a carpet 8 meter long and 3 meter wide is
88. What will be the price of 12 meter long and 6 meter wide carpet? अगर हमारे पास एक कारपेट है जिसकी लेंथ है 8 मीटर और विड्थ है 3 मीटर, तो उस कारपेट की प्राइस है 6288. अब आप बताएं कि अगर हमारे पास एक कारपेट 12 मीटर उसकी लेंथ हो और 6 मीटर उसकी विड्थ हो, तो आप बताएं उस कारपेट की प्राइस क्या होगी? Solution: let the price of carpet equals to x. Length, width, price. लेंथ क्या है पहली कारपेट की 8 और विड्थ क्या है 3 और प्राइस क्या है 6288. देन हमारे पास कारपेट की लेंथ है 12, विड्थ क्या है 6 और x मीन्स के प्राइस हमने फाइंड करनी है. अब आप देखें जो फाइंड करना है उसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, एरो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं. आपको पता है अगर हम लेंथ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर हम ये देखें अगर 3 विड्थ है यानी 3 विड्थ है जिस कारपेट की, उसकी प्राइस 6288 है. अगर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो उस कारपेट की प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट. इसी तरह अगर लेंथ पहले 8 थी, अब हमने लेंथ को भी क्या कर दिया, इंक्रीज. अगर लेंथ भी इंक्रीज हो रही है इट्स मीन उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये भी कौन सा रिलेशन प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो इसका एरो भी कहाँ हमने लगाना है, ऊपर की तरफ. सो जो वैल्यू फाइंड करते हैं हम उसको लिखते हैं x/6288 इक्वल्स टू 12/8 मल्टीप्लाई बाय 6/3. अब आप देखें हमने इसको कैंसिल किया है. 3 1 is 3, 3 4 are 12, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 4 4 कैंसिल. तो जस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3. अब आप यहाँ देखें 6288 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो x इक्वल्स टू आर एस 18864. अब आप देखें हमारे पास अगर एक कारपेट जिसकी लंबाई 12 मीटर हो और विड्थ जिसकी 6 मीटर हो, तो उस कारपेट की प्राइस क्या है, 18,864. Question number 5. 70 men can complete a wall of 150 meter length in 12 days. अगर हमारे पास 70 आदमी हैं, वो जिस वॉल की लंबाई 150 मीटर उसको 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं. हाउ मेनी मैन, कितने आदमी, विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज. तो आप ये बताएं कि अगर एक वॉल जिसकी लेंथ अब क्या है 600 मीटर है और 30 दिन वो जो मैन है वो काम करते हैं, तो कितने आदमी उस वॉल को कंप्लीट करेंगे. सॉल्यूशन: लेट द नंबर ऑफ मैन, जो हम फाइंड करते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं, x का. सो नंबर ऑफ मैन, लेंथ ऑफ वॉल, नंबर ऑफ डेज. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कितने आदमी हैं, 70 आदमी हैं और वॉल की लेंथ क्या थी 150 और डेज कितने थे हमारे पास 12 मीन्स के 70 आदमी थे. वॉल की जो लेंथ थी वो 150 मीटर थी और जो हमारे पास डेज के यानी वर्किंग डेज कितने थे, 12 डेज थे. अब हमारे पास क्या है, मेन हमने फाइंड करने हैं, इसको हमने x का नाम दिया है. वॉल की लेंथ क्या है 600 और डेज क्या है 30 है. अब आप देखें जो हम फाइंड करते हैं हम उसका एरो हमेशा अपवर्ड रखते हैं. सबसे पहले आप अगर इन दो रिलेशंस को देखो, अगर 70 आदमी लेंथ ऑफ वॉल क्या 150 मीटर की जो लेंथ है वॉल को वो कवर करते हैं, तो x मीन्स के 600 के लिए जब 600 उस वॉल की लेंथ है तो उसको कवर करने के लिए भी हमें कितने आदमी चाहिए, ज्यादा आदमी चाहिए क्योंकि लेंथ अब क्या होगी, ये ज्यादा होगी. इट्स मीन ये 600 अगर इंक्रीज हुआ है तो मैन भी क्या होंगे, इंक्रीज. इट्स मीन ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है, तो इसका हम अपवर्ड लगाएंगे. अगर अब हम लेंथ ऑफ वॉल को भूल जाएं, अब हम जस्ट नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन को चेक करें, तो आप देखें पहले हमारे पास 70 आदमी थे, अब हम और कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट कर रहे थे, 12 डेज में. अब हमने x को तो फाइंड करना है बट हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या है, हमने इंक्रीज कर दिए हैं, ज्यादा हो गए. अगर दिन ज्यादा कर दें तो इट्स मीन हम आदमी क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x/70 इक्वल्स टू 600/150 मल्टीप्लाई बाय 12/30. आपको पता है जहां एरो का हेड होता है वहां हम उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखते हैं. यहाँ पर देखें 30 है तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो x/70 इक्वल्स टू 8/5. इन सारी वैल्यूज को कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या है, 8/5. x इक्वल टू 8/5. यहाँ 70 डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन दूसरी साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो इस सारी इन वैल्यूज को सॉल्व करके हमारे पास x किसके इक्वल आया है, 112 men. Question number 9. 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men
may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ratio is increased by 1 by 2 times. Hence the first food is 1 and the second element food is 3 by 2. So स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि अगर 1440 आदमी थे और उनके लिए खुराक हमारे पास कितनी थी, 32 दिन की कैंप में मौजूद थी, लेकिन हमारे पास कितने ऐसे आदमी थे जिन्होंने वो कैंप छोड़ा, क्योंकि वो जो खुराक पहले 32 दिन के लिए थी, अब वो खुराक कितने दिनों के लिए हो गई है, 40 डेज के लिए हो गया। आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है when the ration is increased, जब हम राशन को इतना इंक्रीज करेंगे 1 by 2 times. Solution: let the number of men equals to x, number of men, number of days, food. So number of men हमारे पास पहले कितने थे, 1440, डेज क्या है 32, और फूड को जो फर्स्ट आइटम हमें हिंट में दिया गया है कि जो फूड है फर्स्ट क्या लेनी है 1. देन हमने अब आदमियों को फाइंड करना है x, डेज क्या है 40, और सेकंड फूड के लिए राशन के लिए हमें क्या वैल्यू गिवन है 3 by 2, मीन्स के 1 by 2 को हम सॉल्व करें, मिक्स नंबर को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 3 by 2. अब आप देखें हमने ये रिलेशन इसको फाइंड करना है x को, इसमें हम इसका एरो हमेशा अपवर्ड की तरफ लगाएंगे. अब आप देखें हमारे पास पहले 1440 आदमी थे और 32 दिन का राशन था. अब हमारे पास राशन क्या यानी नंबर ऑफ डेज जो हैं वो इंक्रीज हुए, इट्स मीन हमारे पास आदमी क्या हुए हैं, कम हुए हैं, एक इंक्रीज हुई और दूसरी डिक्रीज हुई है. तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. पहले हमारे पास खुराक क्या थी, पहले जो खुराक हमारे पास फर्स्ट में थी वो थी 1. अब हमने खुराक को भी क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, लेकिन हमारे पास आदमी क्या हुए हैं, कम हुए हैं पहले से. तो इट्स मीन ये भी हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन. और इनवर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए वही मेथड जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम फॉलो कर चुके हैं, x by 1440, 32 by 40 मल्टीप्लाई बाय 1 by 32, 32 by 40 एज इट इज. अब आप देखें ये 1 डिवाइडेड बाय 3 by 2 है, इसको हम इस तरह से सिंपली कर लिख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाय 3 by 2. आपको पता है हम डिवाइड को हमेशा किस में सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में. सो 1 मल्टीप्लाई, जब डिवाइड किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं. 3 by 2 को लिखेंगे 2 by 3. जब यहाँ पर 2 by 3 लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 815. स्टूडेंट्स आपको पता है कि x हमने छोड़ना है, x के जो है x के साथ डिवाइड हो रही है 1440, तो दूसरी साइड जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो x लास्ट पे किसके इक्वल आ जाएगा, 768 मैन. सो स्टूडेंट्स अब हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मैन हु लेफ्ट द कैंप. अब हमने वो आदमी बताने हैं जिन लोगों ने क्या किया था, कैंप को छोड़ दिया था. टोटल आदमी थे 1440 और छोड़ा कितनों ने है और जो अभी हमने आंसर निकाला है वो क्या है 768. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 672 मैन हु लेफ्ट द कैंप. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 and question number 10 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakallah fi aman.